15 सालों तक वेस्ट बंगाल पर राज करने वाली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस हफ्ते ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में थे, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उसी वक्त कोलकाता में सीआईडी ने ममता के कालीघाट वाले ऑफिस पर और अभिषेक बनर्जी के कैमेक स्ट्रीट ऑफिस पर रेड मार दी। अब बीजेपी के राज में पॉलिटिशियंस के घरों पर रेड पड़ना अपने आप में तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन जिस वक्त कोलकाता में रेड्स चल रही थी उसी वक्त दिल्ली में टीएमसी के 20 एमपीज पार्टी से अलग होने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख डाली कि टीएमसी से वो अलग एक ब्लॉक बना रहे हैं और वो बीजेपी का समर्थन देना चाहते हैं एज अ फुल ब्लॉक। इसी के साथ बंगाल चुनाव हारने के एक ही महीने के अंदर अंदर आज टीएमसी टूटने के कगार पर खड़ी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाए अगर अगर टीएमसी के बागी एमपीज ममता बनर्जी से उनके पार्टी सिंबल, पार्टी फंड्स लेने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर अगर टीएमसी का कांग्रेस के साथ मर्जर हो जाता है, ममता बनर्जी की घर वापसी हो जाती है। इसके भी खूब चर्चे चल रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक पार्टी जो बीते 25 सालों से बंगाल की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नाम थी, आज खुद ही उसका वजूद मिटने के कगार पर आ कैसे गया? क्यों पार्टी के 20 एमपीज के साथ पार्टी ये जो छोड़ने पर ये मजबूर क्यों हो गए हैं? उनका एक्सक्यूज क्या था? एक 28 साल पुरानी पार्टी स्टेट इलेक्शन हारने के सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर ऐसे बिखर कैसे सकती है? क्या यह सब बस एक इत्तेफाक है? क्या यह सिर्फ एक रिवोल्ट है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, या इस सब के पीछे भी एक साजिश है, एक क्रोनोलॉजी है जिस पर नजर डालना काफी जरूरी है? साजिश हो या ना हो, इन डेवलपमेंट्स के पीछे एक पैटर्न तो जरूर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम 2 दशकों तक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स काफी हद तक रीजनल प्लेयर्स चलाते थे। कास्ट अरिथमेटिक, वेलफेयर की बातें, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडर की ढाक, आप इसे एक फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी मान सकते हो। यही सब डिसाइड करता था कि दिल्ली पर राज कौन करेगा। लेकिन पिछले 12 सालों में यह तस्वीर काफी बदल चुकी या पूरी तरीके से पलट चुकी है। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक कई रीजनल लीडर्स की ताकत कम या खत्म कर दी गई है। आज बीजेपी एनडीए देश के 80% हिस्से पर राज करते हैं। 4 मई 2026 को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद हिंदुस्तान का भगवा मैप बीजेपी के वर्चस्वता को साफ दर्शाता है। लेकिन यह सिर्फ इलेक्शंस में जीत नहीं है। ऑपरेशन लोटस, जिसका नाम 2008 के कर्नाटका इलेक्शन में पहली बार हमने सुना, यह एक सिंपल डिफेक्शन स्कीम नहीं था। यह एक सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था बीजेपी का। अपने अलावा हर दूसरे आवाज को, हर दूसरे पार्टी को, दूसरे बड़े नेता को एक एक करके तोड़ने की, कमजोर करने की और फाइनली खत्म करने की साजिश। कमल का फूल सिर्फ अपने दुश्मन को इलेक्शन में नहीं हराता, वो उन्हें इलेक्शन के बाद भी परसू करता जब तक वो अपने दम पर खड़े होने लायक ना रहे। और आज यही प्रोजेक्ट अपने सबसे अग्रसर फेज में आ चुका है। समझाते हैं आज के देशभक्त एपिसोड में कैसे। साथ ही साथ याद रखिए, दुश्मन हो या दोस्त, पॉइजन लोटस आपको छोड़ता नहीं। जिस भी पार्टी ने बीजेपी का दामन पकड़ा लॉन्ग टर्म में, उसका एक ही एंडिंग हुआ। वो क्या एंडिंग था, आज मैं आपको बताता हूं। मई 2026 में बीजेपी ने बंगाल जीता। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह कैसे जीता, टीएमसी की क्या कमियां रहीं, इस पर हमने पूरा का पूरा एपिसोड बनाकर रखा है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। लेकिन बीजेपी इस जीत के साथ खुश नहीं है, उसे और चाहिए था। इलेक्शन के एक महीने के अंदर अंदर टीएमसी के अंदर एक ऐसी रेबेलियन शुरू हो जाती है जैसे कि एक स्विच किसी ने फ्लिक कर दिया हो। पार्टी के करीब 3/4 लेजिस्लेटर्स, एमएलए ने राज्य में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, दीदी चूज कर लीजिए। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा, नहीं मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा। उनका एक्सक्यूज एक ही था कि ममता बनर्जी को अब चूज करना पड़ेगा, उनकी पार्टी या उनके भतीजे। उन्होंने अपना अलग लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर भी चुन लिया। अब टीएमसी इस क्राइसिस से निपटने की कोशिश ही कर रही थी, इंट्रोस्पेक्शन की बातें कर रही थी कि दिल्ली में इस हफ्ते उससे भी बड़ा बवाल सामने आ गया। टीएमसी के 28 लोकसभा एमपीज में से 20 ने स्पीकर को चिट्ठी लिख डाली कि उन्हें बीजेपी के एनडीए के साथ अब अलाइन करना है, ममता बनर्जी का दामन छोड़ना है। अब खबर यह भी आ रही है कि पार्टी के ये जो रेबल्स हैं, ये जो सेगमेंट है, ये जो ब्लॉक है, अपने आप को असली टीएमसी भी बताने का दावा कर सकती है, क्योंकि 2/3
एमपीज का सपोर्ट उनके पास है, एलिजिडली उनके पास है, वो क्लेम कर रहे हैं उनके पास ये सपोर्ट है। आगे चलकर अगर इलेक्शन कमीशन ने उनका दावा मान लिया तो पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल और पार्टी के 1,000 करोड़ से ज्यादा का जो पार्टी फंड कॉर्पस है वो सब भी दीदी के हाथ से निकल सकता है। कुछ ऐसा ही हमने कुछ साल पहले शिवसेना और एनसीपी के साथ भी देखा था। फिलहाल तो ममता बनर्जी डिफाइंड दिख रही हैं, कह रही हैं कि वो पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर देंगी, लेकिन ये बात एक वक्त पर उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। आज उनकी पार्टी का क्या हर्ष हुआ है ये सब हमने देखा हुआ है। खैर, उद्धव ठाकरे की कहानी तो पुरानी हो चुकी है। फिलहाल इस टीएमसी के स्प्लिट पर फोकस करते हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल अभी पूछा जा रहा है वो ये है कि आखिर ये सब ऐसा कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया। एक पार्टी जो 15 सालों से बंगाल की अनडिस्प्यूटेड रूलर थी, रूलिंग पार्टी थी, वो एक महीने के अंदर अंदर इतनी आसानी से कैसे टूट गई। कहानी शुरू होती है 14 मई 2026 से। बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के ठीक बाद ममता बनर्जी अपने कालीघाट रेजिडेंस पर एक मीटिंग बुलाती है। उसमें एक अहम फैसला लिया जाता है। काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा चीफ व्हिप के रोल से हटा दिया जाता है और उनकी जगह वापस लाया जाता है कल्याण बंदोपाध्याय को। काकोली घोष जो 40 सालों से ज्यादा ममता के साथ रही थी, उन्होंने इस बात को पर्सनली ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1976 से पहचान है, 84 से साथ में चला है, 4 दशकों की वफादारी का यही इनाम मुझे मिला। बस फिर क्या था, पार्टी में अनबन और मनमुटाव देखते ही बीजेपी ने बाजी मारने की सोच ली। बीजेपी ने काकोली को कांटेक्ट किया और फिर काकोली ने बाकी एमपीज को कांटेक्ट किया। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आनंद फानंद में काकोली घोष को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी दे दी, जबकि टीएमसी के कई बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी को कम कर दिया गया था। फिर कॉल्स शुरू होते हैं, सबको कॉल्स जाते हैं। काकोली एक एक करके सारे टीएमसी लीडर्स को तोड़ने की कोशिश करती है। बीजेपी के लीडर्स भी इस कॉलिंग में शामिल हो जाते हैं। टीएमसी से डमडम के एमपी शौगता रॉय ने खुद बताया कि मुझे दिल्ली से एक बीजेपी लीडर का कॉल आया, मैंने पोलाइटली मना कर दिया कि नहीं, मैं बागी नहीं बनने वाला हूं। लेकिन बहुत सारे एमपीज ये ऑफर रेजिस्ट नहीं कर पाए। उनमें वो नाम भी शामिल हैं जो कल तक स्टॉन्चली एंटी बीजेपी प्रो ममता हुआ करते थे, आज बागी बन गए। 5 तारीख থেকে আমরা সেই জব মেরে মেরে प्लीज एक रिकॉर्ड करो। जो टीएमसी के लीडर्स राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर मजाक बना रहे थे, तंज कस रहे थे, वो भी बीजेपी का ऑफर रिफ्यूज ना कर पाए। शायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। पूर्व बर्धमान के एमपी शर्मिला शर्मा जो रेबल कैंप में अब शामिल हो चुकी हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि फैसला 2 दिनों के डेलिब्रेशन के बाद हुआ। और फैसला क्या था? इन सारे एमपीज को एक साथ लगा है कि टीएमसी की जो लीडरशिप है वो डायरेक्शनलेस हो गई है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था 15 सालों तक, अभी पिछले 1 महीने में डायरेक्शनलेस हो गई है। इलेक्शन के बाद कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। पहले कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक था, अभी सारी प्रॉब्लम हो गई है। उन्हें लग रहा है कि पार्टी लिम्बो में फंस गई है और उन्हें पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है, लोगों के लिए वो कैसे उनको मदद कर पाएंगे। इसीलिए पूरे कैंप ने यह फैसला लिया कि दीदी का साथ छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन पॉलिटिक्स में एक पुरानी कहावत है, इट इज नॉट डन टिल इट इज डन। अभी ये जो खेल है, ये जो 20 एमपीज का नाम निकाला जा रहा है, कम से कम इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त ये गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि कीर्ति आजाद ने बड़े कॉन्फिडेंटली अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा ट्विटर पर कि ये ऑपरेशन लोटस आपका फेल हो चुका है। कीर्ति आजाद का कहना है कि हाँ, बागी एमपीज जरूर हैं, लेकिन 16 बागी एमपीज तक उनके पास नहीं है। उनको पैसा दिया गया है, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल की पुलिस उनके घरों पर बैठी हुई है उनका मन बदलने के लिए। और कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि अमित शाह थोड़ा और ज्यादा मेहनत करो। तो भाई, अगर डायरेक्शनलेस हो गई है पार्टी और इनको अपने लोगों के लिए काम करने का मन है, तो फिर ये आंकड़े कहां से आ जा रही है? 16 का आंकड़ा, 19, 20, ये नंबर खेल क्या है? देखिए, अल्टीमेटली तो ये बात सबको मालूम है कि यहां किसी के सर्विस की बात नहीं हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पॉलिटिक्स खेलने की बात हो रही है और पावर में रहने की बात हो रही है। आंकड़े बहुत जल्दी समझा देता हूं मैं आपको। टीएमसी के पास 28 लोकसभा एमपीज हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि अगर कोई एमपी अपने भाव से या लोगों की सेवा करने के लिए या मॉरल ग्राउंड्स पर पार्टी छोड़ता है तो अच्छी बात है, आप पार्टी छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी कुर्सी भी जाएगी और सारे प्रिविलेजेस भी चले जाएंगे। लेकिन अगर 2/3 एमपीज एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, किसी और पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो यह डिफेक्शन नहीं होता है, यह मर्जर होता है। आपकी सीट, आपकी गद्दी और सारे प्रिविलेजेस नहीं जाएंगे।
अब 28 का 2/3 एग्जैक्टली बढ़ता है 19 और रेबल्स ने दावा किया है 20 एमपीज उनके साथ है, यानी 20 के साथ तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगने का कोई आपके पास चांस ही नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। तो 19 से एक ज्यादा 20 ये नंबर एक कोइंसिडेंस नहीं है। ये कोइंसिडेंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि यही फॉर्मूला अपनाया गया था आम आदमी पार्टी को भी तोड़ने के लिए राज्यसभा में, जहां 7 राज्यसभा एमपीज गए। वही फॉर्मूला शिवसेना के साथ भी चलाया गया था जब एग्जैक्टली 2/3 एमएलएस को ही तोड़ा गया था। अब इस स्प्लिट का नेशनल पॉलिटिक्स पर भी इंपैक्ट पड़ता है। याद रखिए टीएमसी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टीज, एटलीस्ट टूटने से पहले। अगर टीएमसी के ये 19 या 20 एमपीज स्पीकर से एनडीए अलाइंड ग्रुप का रिकॉग्निशन ले लेते हैं या एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ मर्ज हो जाते हैं तो एनडीए का पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाता है। एनडीए का अभी 293 एमपीज का लोकसभा में स्ट्रेंथ है। 20 टीएमसी एमपीज के साथ वो कंफर्टेबली 300 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लेंगे, 2/3 मेजॉरिटी के करीब आ जाएंगे। इसके बाद डीलिमिटेशन जैसे कंटेंशियस बिल पास कराने के लिए बस अटेंडेंस मैनेज करना पड़ेगा, जो बीजेपी के लिए दाएं हाथ का खेल है। खैर, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी हलचल मची हुई है। टीएमसी एमपी शुक्लेंदु रे ने भी रिजाइन कर दिया, उसके बाद सुष्मिता देव ने भी रिजाइन कर दिया, ये देखकर कि भैया आसाम में भी टीएमसी का कुछ होने वाला नहीं है, तो वो भी बीजेपी की तरफ चल पड़ी है। और अब तीसरा रेजिग्नेशन भी आ चुका है। तो 4 दिनों में 3 एमपीज ने तो रिजाइन कर दिया है, 2 और एमपीज जाने की बात भी चल रही है। और इसी बीच दिल्ली में एक और कहानी चल रही है। ममता बनर्जी बंगाल क्राइसिस के बावजूद दिल्ली आ पहुंची। उन्होंने सोनिया गांधी से मिला, काफी वक्त तक मीटिंग चला, पहली बार काफी सालों में ऐसी मीटिंग हमें देखने को मिली। फिर अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ भी मीटिंग की, 1.5 घंटे की मीटिंग चली। फिर ममता बनर्जी दोबारा सोनिया गांधी से मिलती हैं। ये मीटिंग्स जो कि इंडिया ब्लॉक के मीटिंग्स के साथ साथ हो रही थी, काफी अनयूजुअल थी, क्योंकि ममता और कांग्रेस के रिश्ते कभी भी सीधे और सिंपल रहे नहीं है। टीएमसी ने बंगाल में कांग्रेस को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया था। ममता बनर्जी टीएमसी ब्लॉक मीटिंग्स में खुद आती ही नहीं थी, बहुत बिजी रहती थी, ज्यादातर डेरेक ओब्रायन या अभिषेक बनर्जी को भेजती थी। तो अचानक से ये भाईचारा ऐसे कैसे आ गया? अब कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को 2 प्रपोजल्स दिए। पहला, ममता को कांग्रेस का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और दूसरा, अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी। अभिषेक बनर्जी ने अपनी तरफ से काउंटर प्रपोजल भी रखा। स्पेकुलेशन यही कहती है कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजो, खरगे साहब के जगह लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दो ममता बनर्जी को। ये सब खैर, ये जो बातें हैं ये ऑफिशियली रिजेक्ट कर दी गई हैं। टीएमसी अभी इस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे अभी भी अपने पार्टी को बचा दिया जा सकता है। जो एमपीज अभी तक बागी नहीं हुए हैं उनको रीच आउट किया जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखोगे कि धीरे धीरे ममता बनर्जी जो लॉयलिस्ट्स हैं वो एमपीज सोशल मीडिया में अपने मैसेजेस भी डाल रहे हैं। I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। उधर महुआ मोइत्रा भी कह रही हैं कि अगर अमित शाह सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, पार्टी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, एमपीज अपने तरफ ले जाते हैं, वो टीएमसी की आइडेंटिटी, टीएमसी के फंड्स, टीएमसी का सिंबल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट ऑर्डर इस मामले में बहुत क्लियर है कि जो पार्टी है वो अगर बिखर भी जाती है आप उसका अस्तित्व नहीं छीन सकते हो, क्योंकि बागी नेता कहीं और चले गए हैं। लेकिन हमने हमारे देश में चाणक्य नीति बहुत देखी है, कोई ना कोई और सोल्यूशन निकल ही आएगा। कौन सा सुप्रीम कोर्ट और कौन सा इलेक्शन कमीशन अपना मन नहीं बदल लेता है समय के साथ साथ। वैसे टीएमसी ही नहीं, बीजेपी के पास अपने राइवल पार्टीज को तोड़ने का अब एक फेल प्रूफ, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेबुक फॉर्मूला मिल चुका है, जिसे वो बीते कई सालों से कई स्टेट्स और कई पार्टीज के साथ इस्तेमाल कर चुकी है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर ऑपोजिशन पार्टी किसी स्टेट में इलेक्शन जीत जाती है तो बीजेपी चुप नहीं बैठती है, वो रूलिंग पार्टी के नाराज एमएलएस को ढूंढती है, उन्हें टारगेट करती है, कैश और कैबिनेट पोजीशन से लुभाती है। जब लालच से बात नहीं बनती है तो ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है। यह काम अलग अलग लीडर्स के साथ तब तक सीक्रेटली चलता रहता है जब तक बीजेपी के पास सरकार बनाने लायक नंबर, आंकड़े नहीं हो जाते हैं। ऑपरेशन लोटस सबसे पहले हमने देखा 2008 कर्नाटका इलेक्शन में। बीजेपी 110 सीट्स जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन मेजॉरिटी के लिए चाहिए थे 113। बीजेपी ने 6 इंडिपेंडेंट्स की मदद ली, सरकार बना ली। यूजुअली बात यहीं खत्म हो जाती है और इसी के साथ
साथ येडियुरप्पा साउथ इंडिया में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी बनते। कोई और पार्टी होती तो जश्न मनाती और फिर काम पर लग जाती, पर यही तो स्टोरी अलग है। इंडिपेंडेंट्स की मदद से सरकार नहीं चलाना था बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी ने 7 ऑपोजिशन एमएलएस को पोच किया, 4 जेडीएस के, 3 कांग्रेस के, मिनिस्टीरियल पोस्ट का लालच दिखाकर, और एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए एक जुगाड़ निकाला गया। एमएलएस ने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, फिर बीजेपी के टिकट से बाई इलेक्शन लड़ लिया और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। 7 में से 5 जीत भी गए और बीजेपी ने अपनी खुद की मेजॉरिटी प्रूव कर दी। अब उन्हें इंडिपेंडेंट एमएलएस की जरूरत नहीं थी, वो रहे या ना रहे, बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी अपने दम पर बना ली। इस प्लेबुक को उस वक्त नाम मिला ऑपरेशन लोटस का या ऑपरेशन कमल, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि यह ऑपरेशन लोटस, जो तब भी एथिकल था कुछ हद तक, वो कैसे हाईली अनएथिकल भी बन जाता है। 2008 में शुरू हुआ यह सिलसिला पिछले 2 दशकों में कई रीजनल पार्टीज और लीडर्स को तोड़ने या कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 2014 के अरुणाचल इलेक्शन में कांग्रेस ने 42 सीट्स जीती, 60 मेंबर असेंबली में बीजेपी के पास सिर्फ 11 सीट्स थी। पर 2016 में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने पहले पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ज्वाइन की, फिर सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लिया, 32 एमएलएस अपने साथ ले गए, बीजेपी बिना इलेक्शन जीते सरकार में आ जाती है। उसी साल 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हरीश रावत के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के एमएलएस ने बगावत कर दी। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह डिफेक्शन, यह बगावत ऑर्केस्ट्रेट की गई थी। रिजल्ट होता है प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है स्टेट में। 2019 में कर्नाटका, एचडी कुमारस्वामी की कांग्रेस जेडीएस कोalition गवर्नमेंट थी, 17 एमएलएस ने रिजाइन कर दिया और बीजेपी में चले गए। गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट में हार गई। कुमारस्वामी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी एमएलएस को 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। सोचिए तब का 100 करोड़ अब कितना होगा। एनीवेज, 2020 में मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा, साथ में 22 लेजिस्लेटर्स ले गए। कमलनाथ की चुनी हुई सरकार गिर जाती है, शिवराज सिंह चौहान वापस सीएम बन जाते हैं और फाइनली 2022 में महाराष्ट्र का नंबर आता है जब एकनाथ शिंदे ने 55 शिवसेना एमएलएस में से 40 को अपने साथ कर लिया और उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी का नाम और सिंबल खो बैठे। 2022 में दिल्ली की बारी आती है। ऑपरेशन लोटस का पहला फेज शुरू किया जाता है। सेंट्रल एजेंसीज का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है आपके लीडर्स को तोड़ने के लिए। 2022 में दिल्ली के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जाता है। फिर फरवरी 2023 में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में अरेस्ट किया जाता है। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह का नंबर आता है और मार्च 2024 आते आते खुद अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। बाद में बेशक केस में क्लीन चिट सबको मिल जाता है, लेकिन तब तक काम हो चुका है। दिल्ली इलेक्शन 2025 में आपकी हार हो जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है। 2024 में केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर अतिशी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्हें सीधा सीधा कहा गया था या तो बीजेपी में आ जाओ या फिर ईडी की रेड और अरेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अतिशी बीजेपी नहीं गई। मनीष सिसोदिया ने भी एक ऑडियो क्लिप साझा किया जिसमें ऑफर दिया गया था उन्हें कि बीजेपी ज्वाइन करके उनके खिलाफ सारे जो केसेस है वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन सिसोदिया भी नहीं गए, संजय सिंह भी नहीं गए, जेल में रहे और पार्टी को टूटने से बचाया। जब टॉप लीडरशिप पर उनके पैतरे ना चल पाए तो पार्टी के आइडियोलॉजिकली लूज लीडर्स को, कमजोर लीडर्स को निशाना बनाया गया। आपके खिलाफ कई सालों से चल रहे ऑपरेशन लोटस को सफलता तब मिली जब इस साल अप्रैल में 7 आम आदमी पार्टी के एमपीज बीजेपी के साथ हो गए और अब फाइनली टीएमसी का भी नंबर आ गया है। To be our enemy is dangerous, but to be our friend is fatal. एक्स अमेरिकन टॉप डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर ने जो कहा था, आज ये बात बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ अपने दुश्मनों का खात्मा तो किया ही, लेकिन दूसरी तरफ अपने अलायंस पार्टनर्स को भी बख्शा नहीं। कई रीजनल पार्टीज जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया यह सोचकर कि वो सुरक्षित रहेंगे, वो आज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या खत्म हो चुके हैं। नवीन पटनायक की बीजेडी ले लो या फिर पंजाब में अकाली दल ले लो या नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ले लो, सबका हाल एक ही हुआ है। बीजेपी की पॉलिटिक्स ने कश्मीर की पीडीपी और उनकी लीडर महबूबा मुफ्ती को भी नहीं बख्शा। 2015 से 2018 चली बीजेपी पीडीपी अलायंस ने पीडीपी को ही अंदर से तोड़कर रख
दबक दिया। पीडीपी ने यह सोचकर अलायंस किया था कि बीजेपी कश्मीर में अमन लाएगी, वो भी पावर के पास रहेगी, लेकिन 2018 में बीजेपी ने अलायंस तोड़ दी बिना पीडीपी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को बताए तक। उसके बाद पीडीपी के 28 में से 18 एमएलएज ने पार्टी ही छोड़ दी, दूसरे पार्टी में चले गए। 2019 और 2024 दोनों लोकसभा इलेक्शंस में महबूबा मुफ्ती हार जाती है। 2024 में एक दशक बाद हुए असेंबली इलेक्शन में पीडीपी की 90 में से सिर्फ 3 सीट्स आती हैं, जबकि 2014 में उनके 29 सीट्स हुआ करते थे। तमिलनाडु में 2016 में जयललिता के मौत के बाद एआईडीएमके कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। एआईडीएमके ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के स्टेट असेंबली इलेक्शन दोनों बीजेपी के साथ अलायंस में लड़ा, पर बीजेपी को तमिल एलाय कहलाना एआईडीएमके को महंगा पड़ गया। माइनॉरिटीज उनसे दूर होने लगे और द्रविडियन वोटर्स भी क्यों ना हो। जब बीजेपी के एक्स तमिलनाडु प्रेसिडेंट अन्नामलाई द्रविडियन आइकॉन्स अन्नादुराई, जयललिता पर लगातार निशाना साधते आए थे। 2023 में एआईडीएमके ने एनडीए से नाता तोड़ लिया, तब पार्टी हेडक्वार्टर्स में भर भर कर पटाखे भी फोड़े, कार्डर ने जश्न भी बनाया, पर जो नुकसान होना था तब तक हो चुका था। 2024 के जनरल इलेक्शन में एआईडीएमके एक भी सीट नहीं जीत पाई। पॉइजन लोटस का क्या खतरनाक इंपैक्ट है ये तो आपने देख ही लिया। 2026 में बीजेपी के साथ दोबारा एलाय करने के बावजूद एआईडीएमके का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। कभी तमिलनाडु पॉलिटिक्स का अनडिस्प्यूटेड पावर हाउस रही पार्टी सिर्फ 47 सीट्स ला पाती है, स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद। नवीन पटनायक वो अलग ही स्टोरी है, 24 साल तक उड़ीसा पर राज किया, 25वें साल का इंतजार कर रहे थे और बीजेपी ने बहुत ही सोच समझकर कैंपेन चलाया और उनका सफाया कर दिया। ममता बनर्जी भी बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन और स्ट्रेटजीज के आगे टिक नहीं पाई। टीएमसी के भी कई स्कैम टेंटेड नेताओं ने बीजेपी के वॉशिंग मशीन में एंट्री ली, साफ होकर टीएमसी के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया गया। उसी तरीके से नीतीश कुमार भी बीते 2 दशकों में कई बार बीजेपी और एनडीए के सपोर्ट से सीएम तो बने, सालों तक अलायंस में जूनियर पार्टनर रहे बीजेपी ने, लेकिन चुपचाप अपना वोट शेयर बिहार में बढ़ाते रहे और अंत में जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों को ही साइडलाइन कर लिया। आज बिहार में बीजेपी का सीएम है और जेडीयू के पास एडजस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। एनसीपी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, पहले दोस्ती का हाथ और उसके बाद पीठ में खंजर। कमल का फूल सबको महंगा पड़ा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, एलाय हो या एनिमी हो। ये पॉइजन लोटस आज सारे पार्टीज को खत्म करने के कगार पर बैठा हुआ है, क्योंकि इसने जिसके साथ भी हाथ मिलाया, जिसने भी इसे छुआ, उसका सफाया हो गया। आपको क्या लगता है इस पॉइजन लोटस का अगला शिकार कौन होगा? कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर पॉइजन लोटस इसी तरीके से काम करता रह गया तो क्या भारत वन नेशन वन पार्टी बहुत जल्दी बनने वाली है? इस पॉइजन लोटस को रोकना चाहिए या आप इस बात से सहमत हो कि इसी तरीके से सारे लीडर्स को एक ही पार्टी में आ जाना चाहिए? बताइए हमें कि क्या यह एथिकल है, अनएथिकल है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या यह गुड न्यूज है या बैड न्यूज है।